चलिए बच्चों, 10th क्लास का विज्ञान का मॉडल पेपर आपके सामने आ गया है और बात करते हैं इसके जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं एग्जाम में कहीं ना कहीं हमसे पूछे जाने वाले हैं। और जिन लोगों के नंबर अभी भी एग्जाम में 40 या 50 के आसपास आ रहे हैं, यदि हमारे चारों मॉडल पेपरों को यदि वो कंप्लीट कर ले तो कम से कम 20 से 25 नंबर वो अपने एग्जाम में कहीं से भी बढ़ा सकते हैं। तो अच्छा है यदि मान लो जिसने अभी तक जितना भी मैटर पड़ा हुआ है वो यदि 2 दिन के अंदर अंदर में यदि इन सेट पेपर और मॉडल पेपर जो हमें दे रखे हैं उन मॉडल पेपरों में से ही यदि क्वेश्चनों को वो अपनी प्रैक्टिस कर ले, इसके अंदर जो भी ओटी दे रखी हैं, जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन सारे क्वेश्चनों को यदि वो प्रैक्टिस कर ले तो इन 2 दिनों के अंदर में भी यदि वो अभी 30 या 40 नंबर लेके आ रहा है तो कम से कम 25 नंबर वो अपने एग्जामों में 20 से 25 नंबरों को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहला क्वेश्चन सही विकल्पों में दे रखा है। पहला क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। मतलब हमें वो परिवर्तन बताना है जो भौतिक नहीं है। मतलब जो परिवर्तन भौतिक नहीं है मतलब वो कौन सा परिवर्तन होगा, फिर हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। जो भौतिक नहीं है वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि उबलते पानी से जल वाष्प का बनना, भाई ये कौन सा है, हमारा भौतिक परिवर्तन है। उबलते जल वाष्प से पानी से जल वाष्प का बनना मतलब यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अवस्था परिवर्तन मतलब लिक्विड से क्या बन रहा है, जहाँ पर गैस बन रही है। भाई हमें जो द्रव दे रखा है उस द्रव से काय में परिवर्तन हो रहा है, भाई गैस में, मतलब यहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। तो मतलब ये तो हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा है, हमें दे रखा है क्या, एलपीजी का दहन। एलपीजी का दहन दे रखा है, ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। ये हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। जब एलपीजी को जलाया जाता है तो कई प्रकार की अन्य अन्य प्रकार की गैसों का क्या होता है, निर्माण। और जिस अभिक्रिया में नए नए पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम क्या कह देते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो वो हमारा भौतिक परिवर्तन नहीं है। क्लियर। दूसरा दे रखा है कि बर्फ का जल पिघल कर जल बनना, ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, ये भी हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो बात करते हैं इसके आंसर की। हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, एलपीजी का दहन, जिसके अंदर एक एलपीजी का जब दहन किया जाता है तो कई प्रकार की गैसों का निर्माण होता है। तो ये एक हमारा रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो भी हमने पढ़ी हुई हैं कि जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है उन अभिक्रियाओं को हम किस नाम से जानते हैं भाई। तो जिन अभिक्रियाओं के अंदर ऊष्मा का अवशोषण होता है उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका क्या, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, सा वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं। भाई लंबे समय तक कोई भी सूखे मेवे हमें दे रखे हों जो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो भाई ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास जो भी पदार्थ है ना, उन पदार्थों को यदि हम लंबे समय तक रखेंगे और वो सड़ जाएंगे तो सड़ने पर मतलब वो विकृति गंधित हो जाते हैं हमारे पास। इसको हम विकृति गंधता कहते हैं भाई। विकृति गंधता मतलब उनमें से स्मेल आने लगती है या फिर वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका विकृति गंधता। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा का पीएच स्केल की परास क्या होती है। भाई देखिए पीएच में हमारा पदार्थ जो होते हैं ना हमारे पास, उन पदार्थों की हम अम्लीयता और क्षारीयता पता करने के लिए एक पीएच सोरेनसन के द्वारा एक स्केल बनाई गई थी, जिससे हम उन पदार्थों की क्षारीयता और अम्लीयता ज्ञात कर सकते हैं। जो कि स्केल हमारी होती है जिस पर नंबर लिखे रहते हैं 0 से लेकर कितने तक, 14 तक, और बीच में कहीं 7 होगा। तो 7 से पहले वाले जितने भी होंगे, मतलब जिनका पीएच मान 7 और 0 के बीच में मिलेगा, वो पदार्थ हमारे क्या कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं। और जिनका पीएच मान 7 और 14 के बीच में होगा उन्हें हम क्षारीय पदार्थ कहते हैं। क्लियर बात। तो ये हमारी पीएच स्केल होती है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि पीएच स्केल की परास कितनी होती है, यानी मतलब रेंज कितनी होती है हमारे पास। तो क्वेश्चन दे रखा है हमें 0 से लेकर कहाँ तक होती है पीएच रेंज, हमारे पास 0 से लेकर 14 तक रेंज होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा कौन सा, बा वाला का, 0 से लेकर 14 तक पीएच रेंज होती है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन की यदि बात की जाए जिसमें हमसे पूछा गया है कि वायु में
अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की जो वस्तुएं होती हैं ना वो काली पड़ जाती हैं। तो भाई हमने देखा है कि धातुएं क्रियाशील होती हैं, जिसकी वजह से वो वातावरण में खुला छोड़ने पर किसी न किसी पदार्थ से क्या कर लेती हैं, क्रिया कर लेती हैं। तो सबसे कम क्रिया करने वाली धातुओं की बात करें हम, तो हमारे पास एक तो चांदी भी है, एक सोना है Au। इसलिए हम इनके आभूषण बनाते हैं क्योंकि कम क्रिया करती हैं, लेकिन क्रिया तो तब भी करती हैं क्योंकि धातुओं को वातावरण में खुला छोड़ा जाएगा तो वो किसी न किसी पदार्थ से, नमी से, वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से क्या करेंगी, क्रिया करेंगी। तो जैसे ही हम चांदी को लंबे समय तक छोड़ते हैं तो चांदी की जो भी वस्तुएं, जो भी आभूषण हमारे पास हैं वो कैसे पड़ जाती हैं भाई, काले पड़ जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? तो चांदी जो होती है ना, वो चांदी वातावरण में पाई जाने वाली ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लेती है और सिल्वर ऑक्साइड का क्या कर लेती है, निर्माण कर लेती है। इसलिए चांदी की वस्तुएं क्या पड़ जाती हैं, काली। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है। दो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक धातु का नाम बताना है। वैसे हमने पढ़ा है कि धातुएं जो होती है ना वो सभी की सभी कठोर होती है, ठीक है। तो एक धातु का नाम बताना है जो किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में, और एक अधातु का नाम याद रखना है हमें जो कि किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। तो धातु ऐसी हमारे पास एक है मरकरी Hg, जिसे हम क्या कहते हैं, पारा। ये हमारी द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। और एक है हमारी क्या, अधातु, जो कि किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। उसका नाम है क्या, ब्रोमी। ब्रोमी, ठीक है। यही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। क्या है कि निम्न में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये है हमारे पास क्या, ब्रोमीन, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। और अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखा है क्या भाई, खाली स्थान दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट खाली स्थान दे रखे हैं। और हम 4 सेटों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। मॉडल पेपर जो भी अभी आए हुए हैं आपके पास, तो इनमें से आपके पास एग्जाम में कहीं ना कहीं 20 से 25 नंबर की स्कोरिंग करने को देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आप अपने स्कूल में जहाँ भी या जिस स्टेट में आप पढ़ रहे हो तो बिल्कुल आप अच्छे से इनको प्रैक्टिस कीजिए और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चनों को पढ़कर इसमें से अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेकर आ सकते हो। तो बात करते हैं खाली स्थान की। खाली स्थान में हमें सबसे पहला दे रखा है क्या वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, उस सीरीज को क्या कहते हैं। तो भाई हमने एक ऐसी सीरीज पढ़ी है जिसको हम कहते हैं क्या, सक्रियता श्रेणी भाई, ठीक है। याद रखना है, मैं नाम लिखे देता हूं, सक्रियता श्रेणी। क्लियर। दूसरा है कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। भाई सभी को पता होगा कि कार्बन जो होता है ना हमारे पास, कार्बन जिसका सिंबल क्या होता है भाई, हमारे पास C होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4। ये आपको याद रखना है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भाई, 4 होती है, याद रखना है। जिससे ये अपने से 4 तत्वों को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है। क्लियर। दूसरा है कि श्रृंखलन की क्षमता अधिक होती है भाई, किसमें होती है, तो वो हमारे पास कार्बन ही है। कार्बन की संयोजकता 4 ऐसी व्यवस्थित होती है कि जी आगे अपने और तत्वों के साथ क्रिया कर करके एक लंबी लंबी श्रृंखलाओं का क्या कर सकता है भाई, निर्माण कर सकता है। तो इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, कार्बन। तो कार्बन में संकलन की क्षमता क्या होती है भाई, बहुत अधिक होती है। दूसरा है स्राव या वाइन में होता है भाई। तो स्राव या वाइन में हमारा एल्कोहल होता है भाई, सभी को पता होगा, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल जिसका सूत्र होता है हमारे पास क्या, C2H5OH। क्लियर। तो याद रखना है भाई। दूसरा है सिरका। सिरका में होता है भाई, सिरका में आपको याद रखना है, जैसे हम कहते हैं एसीटिक अम्ल, एसीटिक अम्ल उपस्थित होता है सिरका। एसीटिक अम्ल का सूत्र होता है आपका क्या, CH3COOH। याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पादपों में भोजन का संवहन ऊतक के द्वारा होता है भाई। 2 ऊतकों के नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। एक का नाम है क्या, जाइलम, और दूसरे का नाम है क्या, फ्लोएम। ये पेड़ पौधों के अंदर पाए जाने वाले संवहनी जटिल ऊतक हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो पेड़ पौधों के अंदर जाइलम के द्वारा जल का परिवहन किया जाता है और साथ साथ में खनिज पदार्थ, है ना, खनिज पदार्थ। और फ्लोएम के द्वारा फूड यानी भोजन, भोजन का पेड़ पौधों के अंदर क्या किया जाता है, परिवहन। पत्तियों के अंदर भोजन, बने हुए भोजन को फ्लोएम के द्वारा पौधों के विभिन्न भागों के अंदर पहुंचाया जाता है। तो क्वेश्चन था कि पादपों में भोजन का संवहन किसके द्वारा होने वाला है भाई, फ्लोएम। नाम याद रखना है भाई सभी लोगों को, फ्लोएम। डन। यस। तो ये हुए हमारे क्या, खाली स्थान। आगे बात करते हैं। आगे हमें दे रखे हैं क्या,
ट्रू एंड फॉल्स, सत्य सत्य क्वेश्चनों की हम बात करते हैं आपसे। देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है इसके अंदर कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में पहुंचते हैं। भाई हम बात तो ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ को सबसे पहले तो हम नाम क्या देते हैं, हार्मोन कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां उसी जगह पर उपस्थित होती हैं, ये अपने में से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को सीधे के सीधे रक्त में पहुंचाती हैं। मतलब इनको ये पदार्थ को ले जाने के लिए इनमें नलियां नहीं पाई जाती हैं। इसलिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले पदार्थ जो होते हैं उन्हें हम हार्मोन कहते हैं, ये सीधे रक्त में मिला देती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल अपने पदार्थ को रक्त में ही मिला देती हैं। लेकिन जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं ना, उनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, जो अपने स्त्राव को नली के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथि का सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे लार ग्रंथि। हमारे मुंह के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि की नलिका से लार निकलती है तो वो माध्यम से उसमें पहुंचती हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां अपने रक्त पदार्थ को सीधे रक्त में छोड़ देती है। ये सही है भाई हमारा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है हमें क्या, कि आकस्मिक परवणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। बोलो सही है बात, जैसा का जैसा क्वेश्चन हमें पढ़ा है एग्जाम में, हमने वैसा का वैसा ही आपसे पूछ लिया गया है कि आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया क्या कहलाती है, प्रतिवर्ती क्रिया। दूसरा है कि संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेगों को कहाँ तक पहुंचाती हैं भाई, पेशियों तक पहुंचाती हैं। नहीं भाई ये कहानी नहीं है। तो मोटोर न्यूरॉन जो होते हैं ना, हमारे प्रेरक न्यूरॉन जो होते हैं ना, वो ऐसा काम करते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। अनुमस्तिष्क भाई करता है, पढ़ा है हमने, हमारे शरीर का शारीरिक संतुलन करता है। तो ये भी क्या हो गया हमारा रॉन्ग। दूसरा है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बिल्कुल सही बात है, याद रखना है भाई आपको, एक समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है भाई, अनंत होती है। बाद बाकी हमने पढ़ा है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की यदि हमसे पूछता तो उनकी धनात्मक और ऋणात्मक होती है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, इस बार भी एग्जाम में आने के चांस है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भाई, आधी होती है। गोली दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है ना एफ, वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है भाई, आधी होती है। या हम कहें कि वक्रता त्रिज्या जो होती है ना, वो फोकस दूरी का कितना होती है भाई, दोगुना होती है। ये बात भी सही है, दोनों ही बातें क्या है सही। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है उसने कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की अनंत होती है। भाई गलत, ऐसा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास। हमारे पास त्रिज्या या तो फोकस दूरी या तो त्रिज्या की आधी होगी, या त्रिज्या जो होगी ना वो फोकस दूरी की क्या होगी, दुगनी होगी। ये यदि लिखा होता तो हमारा ऑप्शन ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता। तो ये हुए आपके क्या, ट्रू एंड फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया है हमारा किसका, मैचिंग का। मैचिंग की बात करते हैं और ध्यान से सभी क्वेश्चनों को पढ़िए एक बार सभी लोग, और मैच करते हैं सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। और टिक करते जाइए भाई एग्जाम में क्वेश्चन को, इनको अब 15 मिनट आप क्वेश्चनों को दीजिए, वो 15 मिनट एक बार आप इनको याद रखिए। 2 दिन बाद आपका एग्जाम होने वाला है, बिल्कुल 100% आपको वहां तक भी ये याद रहेंगे। और क्वेश्चन ऐसे हैं कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको पूछे जाने हैं। तो 4 मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जाने हैं, इसमें से सबसे पहला मॉडल पेपर आपके सामने सॉल्व किया जा रहा है, क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, पितरस भाई। दूसरा ऑप्शन हमें दे रखा है क्या, हाइड्रा। तीसरा दे रखा है वॉटसन एवं क्रिक। अगला है मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकी के नियम दिए थे। टिंडल प्रभाव और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। भाई इनको मैच करना है भाई हमें, कि किसका क्या दे रखा है भाई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पितरस की। तो भाई पितरस हमें कहाँ मिलने वाला है, तो इंद्रधनुष नहीं है, गुजरना, आनुवंशिक, डीएनए, मुकुलन, यकृत। यस, सबसे पहला जवाब हमें ढूंढने पर देखते ही मिल गया क्या, कि पितरस को हम टिक कर देंगे किसके साथ, यकृत के साथ, उससे निकलने वाला एक रस है। दूसरा हमें दे रखा है क्या, हाइड्रा। और हाइड्रा को हम देखेंगे तो इंद्रधनुष नहीं है, गुजरना, आनुवंशिक, डीएनए, मुकुलन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, देखोगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा जैसा का जैसा। तो हाइड्रा के अंदर जनन किसके द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा। तो ई ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा, क्लियर। दूसरा बहुत अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, और एग्जाम में आपको 22 फरवरी को कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है कि वॉटसन एवं क्रिक इन्होंने क्या दिया था भाई, इनके बारे में हमें बता।
तो वॉटसन एवं क्रिक जो है ना वो वैज्ञानिक, इन्होंने डीएनए जो है आपका डीएनए, इसकी द्विकुंडलित संरचना का के बारे में बताया था। द्विकुंडलित संरचना, कुंडलित संरचना के बारे में इनके द्वारा बताया गया था। तो भाई डी ऑप्शन हमारा इनका क्या हो जाएगा सही। इनको हम करेंगे मैच किसके साथ, डीएनए के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, शायद आपने एग्जाम में अभी इसको डिस्कस नहीं किया हो, जो भी सिलेबस आपने पढ़ा है, इसलिए आप अच्छे से इसको याद रखोगे। मेंडल के बारे में आपने अच्छे से सुना हुआ है कि इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे, है ना। इन्होंने आनुवंशिकी के 3 नियम दिए थे, स्वतंत्रता, स्वतंत्र अभिहन का नियम, पृथक्करण का नियम और प्रभावितता का नियम। मतलब 3 नियम इनके द्वारा दिए गए थे। तो हम इनको मैच करेंगे किसके साथ, आनुवंशिकता के साथ। ठीक है, तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका सही। अगला दे रखा है टिंडल प्रभाव क्या है भाई। तो टिंडल प्रभाव यही है भाई, देखो ये दे रखा है ऑप्शन कि घने जंगल के बेतान से सूर्य के प्रकाश, जब किसी अंधेरे कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश आ रहा हो तो उसके अंदर हमें प्रकाश की किरणों के बीच में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कण गति करते हुए नजर आती हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी वाला। क्लियर। अगला बचा हमारा क्या, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम का सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा क्या, इंद्रधनुष भाई। ये आपकी मैचिंग क्या होगी, क्लियर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। और आगे की तरफ यदि देखा जाए तो हमारे एक वाक्य में उत्तर आपके सामने आते हैं। तो एक बार इनको भी अपन कंप्लीट करते हैं। एक वाक्य में क्या क्या दे रखे हैं हमें क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्रदान में दिया जाता है। भाई अक्सर आपने सुना होगा कि भाई उस व्यक्ति ने अपनी आंखों को दान में दे दिया है। तो भाई पूरी आंख निकाल के दान में नहीं दी जाती है भाई, आंख का कुछ भाग हमें दान में दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, रेटिना या फिर कॉर्निया वाला भाग। इसको क्या दिया जाता है भाई, दान में। दूसरा है विभवांतर और धारा प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो भाई ओम ने अपना एक नियम दिया था जिसे हम ओम का नियम कहते हैं, जिसने विद्युत धारा, प्रतिरोध और विभवांतर में क्या बताया था, संबंध बताया था, जिसको हम कहते हैं कि V बराबर आई आर। ये हमारा विद्युत धारा और काय में है, प्रतिरोध में भी है, और विभवांतर में क्या है, संबंध है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। भाई याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ना, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये याद रखना है भाई सभी लोगों को। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में संयोजित तार की लंबाई को खींचकर यदि हम दुगना कर दें तो अमीटर का जो पाठ्यांक होता है ना, वो कैसा हो जाता है भाई, आधा हो जाता है भाई। ये नोट पॉइंट आपको एग्जाम में कराया, सिलेबस में कंप्लीट कराया था, वहां आपको दे रखा है। क्लियर। अभी फिलहाल आप याद रखोगे इसको, कैसा हो जाता है, आधा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे आपके, ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड याद रखना है भाई, ऑर्स्टेड का नाम। इन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की क्या की थी, खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों के फलस्वरूप वातावरण जो है ना, उसका तापमान बढ़ रहा है। इस घटना को क्या कहते हैं भाई, तो यही कहलाती है हमारी क्या, ग्लोबल वार्मिंग भाई, ग्लोबल वार्मिंग। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं भाई। तो ये थे हमारे एक वाक्य में उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों के पैटर्न की तरफ, और जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि हमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप सभी लोग एक बार क्वेश्चनों को क्या करते जाइए, सभी टिक करते जाइए। क्वेश्चनों को मैं एक बार पढ़ता हूँ आपके सामने। सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन है नहीं, बाकी के क्वेश्चन आपको सभी ने याद किया हुआ है, तैयारी किया है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि नहीं भाई मैंने अभी कोई तैयारी नहीं की है, तो भाई अब ये एक दिन में तो हम, ऐसा है नहीं है कि मतलब एग्जाम में इतना मटेरियल कर सकते हैं, लेकिन यदि उसने हाँ स्टडी की है तो कुछ क्वेश्चनों को यदि वो देख सके, इस तरीके के क्वेश्चन, तो एग्जाम में उसको मिलने ही मिलने वाले हैं। अच्छे से इन क्वेश्चनों को क्या करके जाइए आप, रिवीजन। तो आप अपने नोट्सों के अंदर इन क्वेश्चनों को क्या करते जाइए भाई, टिक करते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या, कि उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। भाई आसान सा क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा, हमें क्षारक किसे कहते हैं। और अगला 7वां क्वेश्चन है, अवैधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन। मिश्र धातु किसे कहते हैं या मिश्र धातु किसे कहते हैं। सहसंयोजी आबंध किसे कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। दूसरा हमें दे रखा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका समीकरण लिखिए भाई। अच्छा क्वेश्चन। एक अभिक्रिया हमें लिखनी है कि पेड़ पौधे सूर्य के
फिर पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, भोजन। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि क्या होगा जब हमारे भोजन में आयोडीन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। और दूसरा है कि एक अगरबत्ती की गंध का हम कैसे पता लगाते हैं, कि एक उसकी खुशबू हमारी आंखों तक कैसे पहुंच जाती है। तो बड़े आसान आसान से क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ मॉडल पेपर है उसमें देखने को मिल रहे हैं, और ये आपको एग्जाम में एज इट इज कहीं ना कहीं देखने को मिलने वाले हैं। तो आप एक बार अच्छे से इन क्वेश्चनों को क्या कीजिए भाई, प्रैक्टिस कीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 10वां क्वेश्चन के क्या होगा जब हमारे खाने में भोजन में आयोडीन की क्या हो जाए भाई, कमी हो जाए। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, ये हो चुके हैं हमारे। अगला है उस संरचना का नाम बताइए जिसको द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है और उससे क्या ग्रहण करता है भाई, पोषण ग्रहण करता है। उसे हम क्या कहते हैं भाई, प्लेसेंटा। क्लियर। द्विखंडन कैसे कहते हैं या द्विविखंडन कैसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विभिन्नताएं, जैव विभिन्नताएं क्या होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द्विसंकर क्रॉस किसे कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए भाई क्वेश्चन को। एक संकर क्रॉस और द्विसंकर क्रॉस दोनों की डेफिनेशन है, आपको अच्छे से रिवीजन करके जानी है। दूसरा है हीरे का अपवर्तनांक 2.4D है, इस कथन से क्या अभिप्राय है। और साथ में अंतर में हमें दे रखा है, अथवा में दे रखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा है भाई, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या बताइए अंतर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बण विक्षेपण किसे कहते हैं, टिक कर लीजिए। दूरदृष्टि दोष क्या है, विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर, मतलब एसी और डीसी धारा में आपका क्या दे रखा है भाई, ये अंतर दे रखा है। अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, डीसी जिसे हम कहते हैं। हमारे घरों में जो बहने वाली धारा है ना, वो कौन सी है भाई, एसी है, घर के अंदर बहने वाली। और सेल या बैटरी से मिलने वाली धारा कौन सी होती है हमारी, डीसी होती है। तो इनमें दोनों में अंतर दे रखा है। अगला है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। अब यहाँ से हमारे 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, उपयोग लिखना है उसका, या फिर अथवा में हमें दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे हम क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं। किसे कहते हैं, इसे आर्द्रता रोधी बर्तनों में क्यों रखा जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्या बेकिंग सोडा बनाने की विधि के गुण उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर। भाई अच्छा क्वेश्चन। स्वपरागण परपरागण में अंतर। तो आपसे अंतर भी 2 या 3 क्वेश्चन में कहीं ना एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाने हैं। तो आपके जो भी अंतर हैं एग्जाम में मॉडल पेपरों के अंदर जो अंतर मिलने वाले हैं उन्हें तो आपको रिवीजन कर कर ही जाना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के 3 तरीकों के नाम। एक आपको अथवा में एक क्वेश्चन करने के लिए दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपको कनावत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपको आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराए हैं, उसमें जाके आपको आप देखोगे, वहां जाके आपको इसका सॉल्यूशन दे रखा है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। दीर्घ का क्वेश्चन है, संचारण को परिभाषित कीजिए या संचारण से बचाव के 2 उपाय लिखिए। अगला है विस्थापन अवक्रिया, द्विविस्थापन अवक्रिया, इन दोनों में अंतर क्या है, और इन अवक्रियाओं के हमें समीकरण भी क्या करना है, लिखकर देना है। यदि उसने समीकरण पूछा है हमें तो लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज नंबर कम ही मिलेंगे हमें। अगला है वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। क्लियर। और अगले क्वेश्चन भी हमारे पास अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन जो दे रखे हैं हमें। क्वेश्चन है हमारा कि धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। भाई सभी को याद है क्वेश्चन, अच्छे से एक बार और प्रैक्टिस करके जाना है। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की कोई विशेषताएं, या फिर अथवा में दे रखा है कि उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता हमारे पास -2 डायोप्टर है और यह किस प्रकार का लेंस है। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको हमारी इस सीरीज के अंदर मिल जाएगा। क्लियर। तो ये था आपका मॉडल पेपर, और ये मॉडल पेपर आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और आगे के 4 मॉडल पेपर और आपको दिए जाने वाले हैं। तो इन चारों मॉडल पेपरों में से जिस व्यक्ति ने अभी थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, यदि वो इन चारों मॉडल पेपरों को यदि कंप्लीट करता है तो बहुत अच्छे स्कोरिंग नंबर अपने एग्जाम में लेकर आ सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेट पेपर के साथ और अगले मॉडल पेपर के साथ। आपको नेक्स्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे पहले सभी लोग इसको कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।